साल 2026 भारत के लिए एक बहुत बड़े बदलाव का दौर है। एक तरफ देश के अंदर सदियों पुराने कानून बदले जा रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया भर की उथल-पुथल देश के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। चलिए आज समझते हैं कि ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर भारत को एक नई शक्ल कैसे दे रही हैं। हम अपनी बात की शुरुआत एक बड़े ही अजीब सवाल से करते हैं। क्या एक आवारा सूअर किसी को अपराधी बना सकता है? सुनने में ये थोड़ा अटपटा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही सवाल भारत के सबसे बड़े कानूनी सुधारों के बिल्कुल केंद्र में है। और इसका जवाब है हाँ। हाल तक ऐसा बिल्कुल हो सकता था, पर अब चीजें बदल रही हैं। भारत अपने सदियों पुराने और अब गैर जरूरी हो चुके कानूनों के जाल को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है, और आज हम इसी की पूरी पड़ताल करेंगे। तो इस कानूनी उलझन को सुलझाने की कहानी का पहला चैप्टर है जन विश्वास विधेयक 2026। ये बिल एक तरह से भारत की कानूनी किताब को 21वीं सदी के हिसाब से अपडेट करने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो आखिर ये जन विश्वास बिल है क्या? देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा है। आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाना और साथ ही बिजनेस करने के माहौल को बेहतर करना। और ये होगा कैसे? सैकड़ों छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की कैटेगरी से हटाकर। और जरा इस बदलाव का स्केल देखें। ये कोई छोटा-मोटा फेरबदल नहीं है। 79 अलग-अलग कानूनों में बदलाव करके 700 से भी ज्यादा छोटे अपराधों को खत्म कर दिया गया है। ये भारत के लीगल सिस्टम में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, सच में। तो इस पूरे बदलाव के पीछे सरकार की सोच क्या है? इसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के शब्दों से समझा जा सकता है। एक राष्ट्र डर से नहीं बल्कि विश्वास से ही प्रगति करेगा। मतलब गवर्नेंस का मॉडल डर से भरोसे की तरफ ले जाने का है। तो असल में जमीन पर इसका मतलब क्या है, ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। देखिए, पहले क्या था? अगर कोई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गलत तरीके से कॉस्मेटिक्स बनाता तो उसे सीधा जेल हो सकती थी, एक क्रिमिनल ऑफेंस था। लेकिन अब उसी गलती के लिए सिर्फ पैसों का जुर्माना लगेगा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। और ये बदलाव सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। कई बहुत ही अजीब और अंग्रेजों के जमाने के कानून जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े थे, उन्हें भी अपराध की लिस्ट से हटा दिया गया है। जैसे कि किसी का सुअर पड़ोसी के बागीचे में घुस जाए या कोई मेट्रो में सिगरेट पी ले, ये सब अब क्रिमिनल केस नहीं बनेंगे। हालांकि इस बिल पर सभी एक मत नहीं है। विपक्ष ने कुछ चिंताएं भी सामने रखी हैं। उनका मानना है कि ये बिल काफी जल्दबाजी में लाया गया है और करीब 80 अलग-अलग एक्ट्स के प्रोविजंस को एक ही बिल में मिला देने से हर कानून का जो असली मकसद था वो शायद कमजोर हो सकता है। तो ये तो हुई आम नागरिकों और व्यापार से जुड़े कानूनों की बात। लेकिन इसके साथ-साथ देश की आंतरिक सुरक्षा के नियमों में भी एक बड़ा बदलाव आया है, और वो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026। अच्छा, जब हम सीएपीएफ की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है इन 5 प्रमुख बलों से: बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। और ये जो नया बिल है, ये इन सभी के एडमिनिस्ट्रेशन पर असर डालता है। सरकार का कहना है कि इस बिल का मकसद इन सभी फोर्सेस के लिए भर्ती और सर्विस के नियम एक जैसे बनाना है। मतलब जो भी कंफ्यूजन और इनकंसिस्टेंसीज थीं, उन्हें दूर करना, और खास तौर पर सीनियर ऑफिसर्स के डेप्यूटेशन को लेकर एकदम साफ नियम बनाना। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि इसका एक बड़ा पॉइंट क्या है। अभी कानून में ही लिख दिया गया है कि सीएपीएफ में टॉप पोस्ट पर कितने % भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के अधिकारी डेप्यूटेशन पर आएंगे। जैसे डायरेक्टर जनरल के सारे पद अब आईपीएस अधिकारियों के लिए ही होंगे। लेकिन इस बिल का एक हिस्सा ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है। वो ये कि ये बिल सरकार को ऐसे नियम बनाने की ताकत देता है जो किसी भी मौजूदा कानून और यहाँ तक कि किसी कोर्ट के ऑर्डर को भी बदल सकते हैं। इसी वजह से कानूनी जानकारों में चिंता है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से ज्यादा ताकतवर बना सकता है। तो एक तरफ भारत अपने घर के नियमों को ठीक कर रहा है, लेकिन तब क्या होता है जब बाहर की दुनिया में हो रही घटनाएं देश के अंदर असर डालने लगती हैं? चलिए अब अपनी पड़ताल के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कैसे हजारों मील दूर हो रही घटनाओं की गूंज भारत में संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल रही है।
पहला मामला कला और संस्कृति का है। एक ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है द वॉइस ऑफ हिंद रजब। ये फिल्म गाजा में मारी गई एक छोटी बच्ची की कहानी पर है। खबर ये है कि भारत के सेंसर बोर्ड यानी CBFC ने इसे सर्टिफिकेट देने से मौखिक रूप से मना कर दिया है। इस कदम की आलोचना भी हुई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि विदेशी संबंधों का हवाला देकर फिल्मों पर बैन लगाना एक मैच्योर डेमोक्रेसी को शोभा नहीं देता। तो यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी और विदेश नीति के बीच एक बहस छिड़ गई है। अब दूसरे मामले पर आते हैं, जिसका ताल्लुक अर्थव्यवस्था से है। पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है, वो हजारों मील दूर कश्मीर के सदियों पुराने कालीन उद्योग की बुनाई को धीरे धीरे उधेड़ रहा है। श्रीनगर के एक 67 ईयर के कारीगर हैं हैदर मगरे। वो अपना दर्द कुछ यूं बयां करते हैं, ये देखना बहुत तकलीफदेह है कि जिन ईरानी शहरों के नाम हमारी कला और हमारे काम से जुड़े हैं, वो आज तबाह हो रहे हैं। तो सवाल है कि कश्मीर और ईरान के बीच ये कनेक्शन इतना गहरा कैसे है? दरअसल सदियों से कश्मीरी कारीगर ईरानी कालीनों के मशहूर डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं। कई डिज़ाइंस के नाम भी तबरेज़ और इस्फहान जैसी ईरानी शहरों पर हैं। तो अब जब वो शहर खुद संघर्ष की चपेट में है, तो उसका सीधा असर कश्मीर के इस हुनर पर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है, वो भारत के 2 मोर्चों वाले बदलाव की है। एक तरफ देश अंदर से खुद को सुधार रहा है, तो दूसरी तरफ एक बहुत ही अस्थिर दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? पहला, भारत अपने अंदरूनी कानूनों को आसान बनाकर भविष्य की तैयारी कर रहा है। दूसरा, दूर देशों में हो रहे झगड़ों का सीधा और ठोस असर उसकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। मतलब भारत को एक ही समय में इन दोनों चुनौतियों को संभालना पड़ रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे भारत अपने अंदरूनी नियम कानूनों को आधुनिक बना रहा है, क्या वो साथ ही साथ एक ऐसा मजबूत ढांचा भी तैयार कर पाएगा जो इस अनिश्चित दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी लचीला हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।